Hello students, this is my lecture number 7 on electric charges and fields. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया था और बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस की थी और फिर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट चार्ज सिस्टम। आज की क्लास का और आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है एरिया वेक्टर। अगर आपको एक नॉर्मल सरफेस दिया जाए और उसका आपको बोला जाए कि एरिया कैलकुलेट करें तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट सरफेस। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नोटबुक है और नोटबुक का एरिया आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट द एरिया। बट यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग ली है, एरिया वेक्टर। इसका मतलब एरिया क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और अगर हम किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एरिया लिया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, डेल्टा एस, और एक ये जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है इसको मैंने क्या बोला है, एन कैप। ये जो एन कैप होता है ये किसके परपेंडिकुलर है, इस एरिया के परपेंडिकुलर है और यही क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, तो किसी भी प्लेनर एरिया का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, उसके अलोंग जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। तो ये क्या है, एरिया डेल्टा एस, इसके अलोंग नॉर्मल क्या है, एन कैप। तो आप कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस वेक्टर। आपको ये याद रखना है कि जितने भी मैंने बोल्ड लेटर्स लिखे हैं, बोल्ड का मतलब होता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू, अब किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है या रीड किया जाता है, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और फिर उस वेक्टर की डायरेक्शन लिखी जाती है। तो डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है, डेल्टा एस, डायरेक्शन क्या है, एन क्या। अब ये दूसरा फिगर आपको दिख रहा है, ये किस लिए हमने आपको यहाँ पर ड्रॉ किया है। मान लीजिए आपके पास कोई 3D फिगर है और एक एब्रप्ट शेप का फिगर है। एब्रप्ट शेप से हमारा मतलब ये है कि इसके हर एक पॉइंट या हर एक अगर आप जगह पर देखेंगे तो सेम एरिया नहीं होगा। तो इसके लिए आप इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको करना क्या है, इस एब्रप्ट शेप की बॉडी के डिफरेंट पैचेस कट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैच लिया है जिसका एरिया कितना सपोज किया गया है, डेल्टा एस। इस पैच के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस एरिया की डायरेक्शन। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद दैट एरिया। यहाँ पर मैंने इस तरह का एक बोर्ड कंसीडर किया है जिसका एरिया यहाँ पर कितना शो किया गया है, डेल्टा एस वेक्टर, और इस बोर्ड से क्या पास हो रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी फील्ड लाइंस कहीं से आ रही होंगी, किसी चार्ज सिस्टम ने इन फील्ड लाइंस को बनाया होगा और वहाँ से ये फील्ड लाइंस आ रही हैं। हमने इसको क्रॉस करते हुए क्या रखा है, एक बोर्ड रखा है जिसका एरिया क्या है, डेल्टा एस वेक्टर। इस बोर्ड को चूँकि मैंने थोड़ा टिल्ट करके रखा हुआ है तो आप दूसरे फिगर में देख सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। जैसे कि ये बोर्ड मैंने ऐसे टिल्ट करके रख रखा है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन, और ये परपेंडिकुलर होता क्या है, इस डेल्टा एस एरिया का वेक्टर या इस डेल्टा एस एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके एरिया का डायरेक्शन है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रही हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यानी कि आपका जो एरिया रखा हुआ है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गिवन एरिया से लिंक्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोला जाता है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ उसकी डेफिनेशन, इट इज़ द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ एरिया। इस एरिया से जितनी भी लाइंस लिंक्ड होंगी उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो हमारी थी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसको किस साइन से डिनोट किया जाता है, फाई। अगर आप किसी भी
डेल्टा एस स्मॉल एरिया से लिंक्ड फ्लक्स लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई क्या होती है इसकी वैल्यू, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, और किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ई किसका मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डेल्टा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, डेल्टा एस। तो डेल्टा फाई की डेफिनेशन या तो आप वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस लिखेंगे या फिर आप इसको एक्सपैंड करके क्या लिखेंगे, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब इससे हमें ये दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है वो किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप फील्ड लाइंस की हेल्प से कम या ज़्यादा कैसे शो कर सकते हैं, जहाँ पर फील्ड लाइंस की क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसको मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लेन किया था कि कहीं पर फील्ड लाइंस बहुत इंटेंस है, यानी कि टेस्ट चार्ज क्या करेगा, वहाँ पर ज़्यादा फोर्स फील करेगा। तो उस इंटेंसिटी को फील्ड लाइंस की हेल्प से कैसे शो करेंगे, आप फील्ड लाइंस की क्राउडिंग वहाँ पर ज़्यादा दिखाएंगे। फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, दूसरा वो किस पर डिपेंड करता है, जो आपने एरिया लिया है। इस एरिया को अगर आप और बड़ा ले लेंगे या कोई एक इससे भी लार्ज एरिया लेंगे तो आप देखेंगे कि उस एरिया के अंदर फील्ड लाइंस और ज़्यादा लिंक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये किस पर डिपेंड करता है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल पर। अब इसको कैसे समझा जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये डेल्टा एस एरिया रखा है ये थोड़ा टिल्ट करके रखा हुआ है। टिल्ट का मतलब ये होता है कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज करिए ये एरिया आपका ऐसे टिल्ट ना करके डायरेक्ट इस तरीके से स्ट्रेट रखा गया हो। स्ट्रेट का मतलब एरिया की लाइन ऐसे आएगी तो जो एरिया का वेक्टर होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की भी यही डायरेक्शन होगी। तब आप उस केस में देखेंगे कि इस एरिया से पास होने वाली लाइंस मैक्सिमम नंबर में पास हो रही हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद दैट एरिया किस पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। दूसरा, आपने कितना छोटा या बड़ा एरिया लिया है। तीसरा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारी आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड्स था ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डाइपोल होता क्या है, दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, Q, बट उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इन दोनों चार्जेस को कुछ सेपरेशन पर रखा जाए तो एक तरह का चार्ज कन्फिगरेशन फॉर्म होता है और इस चार्ज कन्फिगरेशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस कितना ले लिया है, 2a। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के बाद हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल से रिलेटेड क्या हम डिफाइन करेंगे अब, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसी भी एक डाइपोल का, अच्छा आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि डाइपोल और डाइपोल मोमेंट सेम होते हैं। डाइपोल एक चार्ज कन्फिगरेशन है और डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी है दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, या आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देखिए। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। किसी भी एक चार्ज का मैंने क्यों बोला, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, Q मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 2a। तो क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है वो क्या है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए मैंने, आप देखिए यहाँ पर कैसे इसको डिनोट किया है, बोल्ड से। तो बोल्ड का मतलब मैंने आपको क्या बोला था अभी, बोल्ड का मीन होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, अब फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन की जाती है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, वेक्टर पी। फॉर्मूला देखिए, वेक्टर पी इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का पहले मैग्नीट्यूड क्या है, q इंटू 2a, फिर उस क्वांटिटी का डायरेक्शन किससे शो किया जाता है, कैप वेक्टर से। तो मैंने कहा क्या शो किया है इसको, p कैप की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर एक कन्फ्यूगरेशन बनाते हैं। ठीक है। इस कन्फ्यूगरेशन की वजह से इसके जो अराउंड स्पेस होता है उसमें क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो वो आपको पता है कि कहीं पर भी चार्ज है या सोर्स चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ हमेशा क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये जो डाइपोल होता है ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसके बारे में हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की इस डेफिनेशन को लर्न करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डिस्कशन करेंगे।